आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसकी प्रश्नावली 1.3। इसका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखो, कोई भी अगर संख्या या पूर्णांक के तौर पर हमें दी गई हो, जैसे 1/5 या 15/16, तो इसके लिए हमें दशमलव का अगर हमें प्रसार देखना हो तो 2 या 3 प्रकार का हो सकता है। जैसे या तो अगर हम अंश में हर का भाग दें तो वो भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी कि एक संख्या वो हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 में 5 का भाग दिया तो कितना आया? 2। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इसके बजाय आप दशमलव में भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर हम 5 ऊपर लिख दें अंश की जगह पर, तब 1/2 यानी कि भाग देंगे तो दशमलव का क्या आएगा? 0.5। ठीक है ना। तो एक तो क्या है कि ये इस प्रकार का आ गया। दूसरा क्या है कि जैसे मान लो कि दशमलव में अगर आंसर आ रहे हैं, अगर हम भाग दे रहे हैं, तो वो क्या है कि लगातार जैसे रिपीट होता जाए। जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे ये लगातार चलता जाए। ठीक है, ऐसे ये चलता जाएगा। एक होता है कि भाई संख्या वो चेंज होती जाए, जैसे दशमलव में 1 0.71532 ऐसे, मतलब अलग अलग। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इनमें भाई जो भाग देने के बाद में जिसका प्रसार आगे नहीं हो रहा हो, वो तो क्या है? शांत होता है। किस प्रकार का होता है? शांत, यानी दशमलव प्रसार कैसे होता है? शांत। ठीक है। और अगर समान संख्या या समान अंक हैं, वो लगातार पुनरावृत्ति उनकी हो रही हो, तब वो क्या है? आवर्ती। भाई उनकी पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो उनको बोलेंगे n वसानी आवर्ती। ठीक है ना, यानी दशमलव का प्रसार क्या होगा? n वसानी आवर्ती। समझ में आ रहा है ना। यानी कि दशमलव खत्म हो जाए, संख्या है, भाग देने के बाद में अंकों की रिपीटेशन है, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं हो, तो वो तो शांत हो गया। और अगर पुनरावृत्ति हो, अगर समान अंक हैं वो बार बार आ रहे हैं, तो अनुसानी आवर्ती। और एक तीसरा प्रकार क्या होता है कि भाई पुनरावृत्ति भी हो रही, आगे से आगे अंक हैं वो आ रहे हैं, लेकिन पुनरावृत्ति सेम अंकों की न होकर के अलग अलग अंक हैं वो आते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर पहले 1 आ गया, 0.1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 बार 0, फिर 1, फिर 3 बार 0, ऐसे। तो इसमें देखो कि अंक तो आ रहे हैं, लेकिन समान अंक लगातार न होकर के अलग अलग आ रहे हैं, तो ऐसे क्या होंगे? n वसानी अनावर्ती। अब इनको समझने के लिए देखो भाई, आपने ये तो देख लिया भाई, आप जानते हैं भाई संख्या है, इनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी है परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या में क्या होता है कि अगर हम भाग देंगे तो भागफल के जो अंक हैं इनका पुनरावृत्ति खंड है। पुनरावृत्ति खंड है, अगर वो लगातार आ रहा है तो वो कौन सी में होंगे? परिमेय संख्या में होंगे। या अगर हम भाग दें और वो दशमलव का प्रसार है वो शांत हो जाए, तो वो भी क्या होंगे? परिमेय संख्या। यानी कि ये शांत, ऊपर जो आपको बताया ना शांत, और अनवसानी आवर्ती वाला, जो दोनों कैटेगरी की जो संख्याएं या पूर्णांक अगर आपको दिया हुआ हो और पूछ लें भाई ये परिमेय है अपरिमेय, तो ये दोनों प्रकार के जो होंगे वो क्या होंगे? परिमेय संख्या।
ठीक है। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि दशमलव का जो प्रसार है वो अनुवसानी अनावर्ती होता है, यानी कि वो लगातार चलता जाता है। समझ में आ गया ना। यानी परिमेय संख्या में क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती, ठीक है। और अपरिमेय में क्या होगा, अपरिमेय में क्या होगा, दशमलव का प्रसार अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। समझ में आ गया ना दोनों। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ऐसे नहीं रहेगी कि इसके लिए हमें पता लगाना भाई दशमलव का प्रसार शांत है या अशांत है। इसके साथ में ये भी समझ लो अब कि दशमलव का प्रसार शांत कब होगा या नहीं होगा। तो दशमलव का प्रसार है वो कब शांत होता है, जब हर मतलब कोई भी दिया हुआ हो पूर्णांक, तो इसमें जो हर की जो संख्या है, हर है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो वो 2 की घात में हो या 5 की घात में हो या फिर इन दोनों की घात में, जैसे 2 गुणा 5 की घात जैसे n हो, या फिर अलग अलग हो, जैसे 2 की घात n है 5 की घात m है, तब भी क्या है कि वो दशमलव का प्रसार है वो शांत होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। यानी कि अगर कोई भी संख्या दी हुई हो, जैसे यहाँ पर ऊपर का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, देखो 5/10, तो 10 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या होता है, 2 गुणा 5 है, तो यानी यहाँ पर ये आ गया ना, तो इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ऐसे ऊपर वाले में देखो 5 अकेला था, तो यहाँ पर भी क्या है, दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। अगर और आगे करते, मान लो कि यहाँ पर 500 होता, तो यहाँ पर क्या है, बट्टे में 100 और बट्टे में अगर 100 होता, फिर अगर 100 का भाग देते तो क्या आता आंसर, 0.02। तो यानी कि प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। समझ में आ गया ना। ये आपको ध्यान में रख लेना। अब देखो प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इसके अंदर भाई हमें यह बताना है भाई दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें देखो 36/100 पहला दिया हुआ है ना, तो इसके लिए आप क्या है, रफ में भाग करके देख लोगे भाई कितना आता है कितना नहीं आता है। तो इसका दशमलव के रूप में आंसर लिखना है, तो 100 से अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर मैं सीधा ही लिख देता हूँ, 2 शून्य हैं, तो इसलिए 2 अंकों पर इस इकाई से शुरू करके 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो 0.36 ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका प्रसार क्या हो गया, शांत है, यानी दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत, ठीक है। समझ में आ गया ना। नंबर 2 का देखो 1/11 है, तो 11 में शांत तो देखो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता लगा है, जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि 11 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुना 11 यानी यही होंगे, 2 3 वो तो है नहीं, तो 11 ही, तो दशमलव प्रसार हो तो शांत नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि भाई ये किस प्रकार का है दशमलव प्रसार, भाई अनुसानी आवर्ती है या अनावर्ती है, ठीक है ना, क्योंकि शांत तो है नहीं, तो फिर 2 कैटेगरी और बच गई भाई, आवर्ती में या अनावर्ती में। तो अगर आवर्ती है अनावर्ती, इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाग दे करके देखेंगे। तो 1 में जैसे भाग दे के देखा, 11 का नहीं जाएगा, दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पर ये 0 उतार लिया, ठीक है, फिर भी ये नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 1 और 0, फिर यहाँ पर 100, तो 11 9 99, यहाँ पर वापस से 1 आया, फिर वापस से क्या है, दशमलव लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये 0 उतार लेंगे, और 0 उतारा, फिर भी नहीं गया, 1 और 0 लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 0 लगाने के बाद में ये वापस से 9 आ गया, यानी कि ये ही लगातार
ये वापिस से देखो शेष फल 1 बचा, तो ये ही रिपीट होता जाएगा। कौन सा रिपीट होता जाएगा? 0.09 09 है वो वापिस से लगातार आता जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी दशमलव प्रसार के अंदर कोई भी अंक पुनरावृत्ति हो रहे हैं, यानी बार बार अगर लगातार आ रहे हैं, तो उन अंकों के ऊपर हम बार का साइन लगा देते हैं। जैसे अगर मान लो देखो यहाँ पर एग्जांपल में मैंने 6 लिखा था, तो इसके लिए आप 0.6 और ऊपर बार का ये साइन भी लगा करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पर देखो 0.09 है, तो बार बार में रिपीटेशन हो रहा है ऐसे, तो इसके लिए हम क्या है, इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं 0.09 बार। ठीक है। अब प्रसार कैसा हुआ इसका? अनवसानी पुनरावृत्ति। क्या हुआ? अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही देखो नंबर 3 में 4 से 1/8, तो इसको 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। ठीक है। तो 33/8। अब देखो इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालें तो ये 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 की घात 3 आ जाएगा। भाई 8 का करें तो 2 की घात 3 आ गया, तो इसका मतलब आपको पता लगा भाई ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? शांत में आ जाएगा। अब शांत में आएगा तो 33 में 8 से भाग करके और जो आंसर आएगा वो हम लिख देते हैं, और उत्तर में क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 में 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32, ये बचा 1, और ये दशमलव लगा लिया, 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40, घटाया, ये आ गया आपका आंसर 4.125। ठीक है। और दशमलव प्रसार क्या हो गया? दशमलव प्रसार शांत हो गया। यानी ये जो भाग दे करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप रफ में कर लेंगे और आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखो, इसमें नंबर 4 का है 3/13। तो 13 में भी देखो 2 और 5 की तो कैटेगरी है नहीं, तो ये शांत तो है नहीं। अब आवर्ती अनवसानी आवर्ती में आएगा या फिर अनावर्ती में आएगा, ये हम भाग करके देख लेते हैं। भाई इसमें भी 3 में जैसे 13 का भाग दिया नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिख कर दशमलव लगा देते हैं और ये 0 उतार लेंगे यहाँ पर। तो 13 दूनी 26, 4 बचे, 13 तिये 0 उतार लिया, तो 13 तिये 39, 1 बचा, फिर वापस से 0 उतारा, यहाँ पर जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 1 और 0, तो 13 7 91, 9 बचे। अब वापस से 0 उतारा, 13 6 78, 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 6 बार यहाँ पर आ गया 78, 1 घटाया 12, वापस 0, 13 9 117, ये कितने बचे? 3। अब देखो अंत में क्या बचे थे? 3। अब देखो वापस से ये 0 लगाने के बाद में ये वापस से ये प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। लास्ट में 0 बचने की वजह से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे अंक हैं वो दोबारा से 2 3 0 7 6 9 ये वापस से लगातार रिपीट होते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? ये अनवसानी आवर्ती है। तो दशमलव प्रसार, इसका आंसर 13/3 का आंसर तो क्या हो जाएगा? ये रफ का कार्य हो गया, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 0.230769। और क्योंकि बार बार लगातार आ रहे हैं ये दशमलव से आगे के सारे अंक, तो इन सभी के ऊपर हम बार का साइन लगा देंगे और दशमलव प्रसार लिखेंगे। दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है। यहाँ पर जो मैंने ऊपर आवर्ती लिखा था, आप पुनरावृत्ति भी लिख सकते हो। ठीक है। यानी इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वही अंक लगातार
आ रहे हैं, यानी कि पुनरावृत्ति इनकी हो रही है। अब देखो इसमें 4 हो गए। अब अगला 5वां है 2/11। अब 2/11 है तो इसमें भी देखो हर में जो 11 है इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की कैटेगरी में नहीं है, तो इसका उत्तर भी अनुसानी पुनरावृत्ति या अनुसानी अनावर्ती के अंतर्गत आएगा। तो हम भाग करके देख लेते हैं। 2 में 11 का भाग दिया, नहीं जाएगा, शून्य लगा कर दशमलव लिख देते हैं और यहाँ पर ये एक शून्य उतार लिया। 11 एकम 11, कितने बचे 9, शून्य उतार लिया। 11 8 88, वापिस से 2 बचे। फिर देखो शून्य उतार लिया, एक बार आया 11 एकम 11, 9 बचे। 11 8 88, इसका मतलब यही लगातार चलता जाएगा। ये देखो वापिस से ये 2 आ गया, तो ये इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, इसका पहले आंसर लिख देते हैं 0.1818 ऐसे, या फिर बार का साइन लगाओ तो 0.18 के ऊपर बार का साइन लिख देंगे। दशमलव प्रसार क्या है, अनुवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है। अब पहले प्रश्न में ही जो लास्ट का है 6 का, इसमें दे रखा है 329/400। तो देखो 400 का हम करके देख लेते हैं। भाई वैसे तो आपको पता लगा भाई 400 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो यहाँ पर देखो 200, फिर 2 का, फिर 100, फिर 2, फिर ये 50, फिर 2 का करेंगे तो ये 25, फिर 5, फिर 5, फिर 5 का ये 1 आ गया। यानी कि सारे अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 और 5 की कैटेगरी में हैं। 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 बार है और 5 की घात 1 2 2 बार है। यानी कि देखो 2 की पावर m 5 की पावर n इस रूप में ही तो है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब उत्तर कितना आएगा वो हम भाग दे करके कर देंगे। भाई 329 के अंदर भाग देंगे 400 का। अब देखो 400 का हम भाग देंगे, इसके बजाय हम 4 का भाग दे लेते हैं और जो हमारा उत्तर आएगा उसके 2 अंकों के बाद में हम दशमलव लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 4 का अगर भाग देंगे तो 4 8 8 32, 4 दूनी 8, ये बचा 1। अब यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं और यहाँ पर 4 दूनी 8, वापिस से 2, 4 पंजो 20। देखो 329 में 4 का भाग दिया तो 82.25 है। अब अगर 329 में, क्योंकि 4 गुना जैसे 100 था, अब देखो यहाँ पर ये 100 से वापस से अगर हम भाग देंगे तो ये जो 82 यहाँ पर दशमलव, तो इससे सही दो अंक हैं उनके बाद में दशमलव लगेगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। और यानी ये बीच वाला ना ये हट जाएगा, यानी दोनों जगह पर आपको ध्यान में रखना है, दोनों जगह पर दशमलव नहीं आता है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये उत्तर आ जाएगा, इसका हम लिख देंगे 0.8225। और दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब नंबर 2 का, प्रश्न नंबर 2 का, आप जानते हैं कि 1/7, भाई 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857 बार। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? भाई कैसे हम बताएंगे। तो इसके लिए देखो
यहाँ पर देखो भाई ये बार में है। अब 1/7 है तो इसको 2/7 है, इसको हम 2 गुना 1/7 भी लिख सकते हैं। ऐसे इसको 3 गुना 1/7 भी लिख सकते हैं। 4/7 को 4 गुना 1/7 लिख सकते हैं। 5/7 को 5 गुना 1/7 और 6/7 को 6 गुना 1/7। अब देखो यहाँ पर 1/7 की जो वैल्यू है इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 गुना 0.142857 ये, तो इसका अब हल है वो हम लिख देंगे। कितना आएगा, कितना आएगा, इसको हम गुना करें 7 दूनी 14 का 1, 5 दूनी 10 सर 1 11, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर ये दशमलव और ये आ गया 0। ठीक है, तो ऊपर वापस से बाहर लगा देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। यही तरीका इन सभी में लागू कर देंगे। तो देखो इसमें दिया हुआ है भाई बिना लंबा भाग दिए हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना। इस प्रकार से हम आगे वाले हैं। जैसे यहाँ पर 3 का है तो 3 से गुणा कर देंगे। इसको 0.142857 को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर वापस से 3 से गुणा किया तो कितना आया, 7 21, 2 हासिल, 5 15, 2 17, 8 24 1 25, 2 हासिल, 3 6 2, 8 4 12, 1 हासिल, 3 1 4 और यहाँ पर ये 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0.428571 12। ऐसे 4 वाला कर देंगे। 4 गुना 0.142857 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखो इनको गुणा करेंगे तो कितना है, 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28। कितना आया, 7 चौक 28 का 8, 2 करी, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 2 हासिल, 8 चौक 32 और 2 34, 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 हासिल, 4 चौक 16 1 17, 1 हासिल, 4 एकम 4 1 5 और ये 12 का साइन लगा देंगे। यहाँ पर ये 0 है। तो इसका आंसर ये आ गया। ऐसे 5 वाले में भी 5 गुना 0.142857 को गुणा करके लिख देंगे। तो 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजो 35, 3 करी, पापा 25 और 3 28, 2 करी, 8 पंजो 40, 40 और 2 42, 4 करी, 5 10 और 4 14, 1 हासिल है वो लिख देंगे, 4 पंजो 20 और 1 21, 2 हासिल हो गए, 4 और 2 5 और 2 7 और यहाँ पर ये आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर आ गया 0.714285 12। अब 6 वाला है तो 6 से भी गुणा कर देंगे। 6 गुना 0.142857 से गुणा किया तो कितना आया, 7 6 को 42, 4 हासिल, 5 6 30 और 4 34, 3 करी, 8 6 को 48 और 3 51, 5 करी, 6 दूनी 12 12 और 5 17, 1 हासिल, 6 चौक 24 और 1 25, 2 हासिल, 6 एकम 6 और 2 8। यहाँ पर ये दशमलव लगा करके ये लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 0.857142 12। समझ में आ गया ना। ये दूसरा प्रश्न है, ये भी पूरा हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 का, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। यानी P/Q के रूप में दर्शाना है, P/Q के रूप में जहाँ
क्यू है वो शून्य नहीं है, यानी ये परमेय संख्या के रूप में हमें दर्शा देना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, पहला जो दिया हुआ है 0.6 बार, तो हम इसको क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं भाई, माना इसको हम 0.6666 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो माना 0.666 इसको x मान लेते हैं, यानी आप इसको पहले भी लिख सकते हो भाई, माना x बराबर 0.6 बार यानी 0.666 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब ये मान लिया। अब देखो ये जो हमारा समीकरण आया, जैसे मैं दूसरा वाला है ये लेकर के बता देता हूँ ताकि x की वैल्यू इधर रहेगी, आपको समझने में आसान रहेगी। यानी मैं दोबारा से लिख के दिखाता हूँ कि भाई x बराबर अब क्या आ गया, x बराबर 0.6666 ऐसे आ गए ना। तो अब ये आ गया। अब समीकरण को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब दोनों तरफ अगर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो 10x बराबर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 1 इधर खिसक जाएगा तो 6.666 ऐसे आ जाएगा ना। अब ये ऊपर वाला है इसका समीकरण 1 दे देते हैं और नीचे वाला है इसको समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समीकरण 2 से 1 घटाने पर, अब 2 से 1 घटाएंगे तो देखो 10x और ये 1x है, इधर देखो 6.6666 ऐसे है और माइनस 0.6666 ये आ गया। तो यहाँ पर देखो 10x माइनस x है यानी 9x बचा। इधर देखो ये दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो समान है तो वो कट जाएंगे और 6 से ये शून्य घटाएंगे तो 6 बचा। अब 9x बराबर 6 आ गए, समझ में आ रहा है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 6/9। और अगर हम आपस में इनको काट देंगे तो 3 से भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9 यानी 2/3 आपका आंसर आ गया P/Q के रूप में, जहाँ पर देखो Q है वो शून्य नहीं है, 3 है ना। ठीक है, तीन का जो प्रश्न है इसमें दूसरा वाला देखते हैं। 0.47 बार यानी 7 के ऊपर बार दी हुई है, इसका मतलब क्या होगा 0.4777 ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, x बराबर माना x बराबर 0.4777 बार ऐसे लिख देंगे। बार की जगह पर मैंने डैश लगा करके दिखा दिया, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है। अब देखो समीकरण को 10 से गुणा करेंगे, समीकरण को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यहाँ पर समीकरण का नंबर लिख देते हैं समीकरण 1, तो समीकरण 1 नीचे भी लिख दें। समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो 10x बराबर आ जाएगा 0.477 को 10 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 4.777। ठीक है, ये आ गया ना भाई, 10 से गुणा कर दिया इसको और इसको भी, तो ये आ गया। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो इसको हम वापस से क्या करेंगे भाई, दशमलव बार वाली जो है भाई 7 का जो लगातार आ रहा है वो अभी तक हटानी है, तो इसके लिए हम वापस से क्या करेंगे कि समीकरण 1 को 10 से पहले गुणा कर लिया था, अब 100 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो 100x हो जाएगा और इधर 100 से गुणा करेंगे तो इधर देखो यहाँ पर ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी इन दो अंकों का दशमलव हट जाएगा, तो ये आ गया 447 के बाद में
47.777 ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये समीकरण हो गया 3। अब समीकरण 2 में देखो 10x बराबर है 4.777 और तीसरे वाले जो समीकरण है इसमें 100x बराबर है 47.777। ठीक है, तो समीकरण 3 से 2 घटाने पर इनको घटा देंगे तो 100x माइनस 10x और यहाँ पर 47.777 डैश डैश माइनस 4.777 ये भी डैश डैश आ जाएगा। है देखो इधर यहाँ पर तो बचा 100 से 10x माइनस किया 90x और इधर 47.77 से यह अगर हम माइनस करेंगे तो आप अलग निकाल के देख लेना। आगे वाले हैं ये दशमलव के बाद में जो 7 हैं वो तो बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। बचे 47 से 4 अगर हम घटाएंगे तो कितने बचे 43 से, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा 43/90 का पक्षांतरण कर देंगे तो 43/90 ये आपका आंसर आ गया, यानी P/Q के रूप में हमारा उत्तर है वो हो गया। अब 3 का जो प्रश्न है इसमें तीसरा 0.001 और तीनों पर ये बार दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं जैसे 0.001 फिर वापस से 001 फिर वापस से 001 ऐसे ये चलता जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं, माना x बराबर 0.001 001 001 ऐसे। ठीक है, अब समीकरण को यहाँ पर समीकरण 1 देते हैं। समीकरण 1 को यहाँ पर देखो 3 अंक के बाद में ये रिपीटेशन हो रहा है तो 3 अंकों को हटाने 3 अंकों का जो दशमलव इसको हटाने के लिए हम 1000 से गुना कर दें सीधा ही। तो समीकरण को 1000 से गुणा करने पर तो यहाँ पर 1000x हो जाएगा इधर बाईं तरफ और इस साइड में देखो यहाँ पर ये 3 अंकों के दशमलव हैं वो हट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ गया 1.001 फिर 001 फिर वापस से ये लगातार चलता जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ आगे तक लिखें, ये एक बार और भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे। अभी आ गया नंबर 2। अब समीकरण 2 से 1 घटाने पर, अब 2 से अगर 1 घटाएंगे तो देखो 1000 x माइनस x है और इधर 1.001 001 001 और इसमें से हम घटा देंगे 0.001 001 001 ऐसे। तो यहाँ पर देखो ये दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं वो तो समान है, हट जाएंगे और 1 से अगर 0 घटाएंगे तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। और यहाँ पर 1000 से अगर 1000x से 1x घटाएंगे तो 999x आ गए। अब 999 को दूसरी तरफ भेजने पर यानी इसका पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ पर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो 1/999 ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। अब देखो अगला प्रश्न नंबर 4 का 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो इसको भी हमें P/Q के रूप में दर्शाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि x बराबर 0.99999 वो लिख लेते हैं। अब दोनों तरफ समीकरण को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 10x आ जाएगा और इधर देखो
ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो 9.9999 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 नंबर आ गए। तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो किए थे ना तीनों पर्सन, इसी आधार पर इसमें हो जाएगा कि समीकरण 2 से 1 घटाने पर। अब 2 से 1 अगर हम घटाएंगे तो देखो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, इस साइड में आप देख लो। अब 2 से अगर 1 घटाएंगे तो देखो 10x माइनस का x है, और इधर देखो यहाँ पर था 9.99999 और माइनस में क्या है 0.99999। ठीक, तो यहाँ पर देखो 10 में से 10x माइनस 1x किया तो क्या पर 9x बचा। इधर देखो 9 दशमलव बाद में है और यहाँ पर 0 दशमलव जो भी है दिया हुआ है 9 ये सब कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आया 9 और x बराबर 9/9 यानी 9 से 9 कट गया 1 आया। यहाँ पर x बराबर आपका आंसर आ गया 1। और p/q के रूप में अगर हम लिखें p/q के रूप में तो आप 1/1 लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब प्रश्न नंबर 5 का जो प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार के में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अधिकतम अंकों की संख्या क्या होती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी कि इसमें भाग दे करके आपको देख लेना है। तो देखते हैं भाई कितना आता है। ये वैसे तो आप खुद भी करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे 17 से अगर हम भाग देंगे तो 1 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या है 0 लिख कर दशमलव लगा लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया, अब भी नहीं जा रहा है तो यहाँ पर ये ले लेते हैं, 2 0 हो गए। तो 17 पर 85, 17 6 102, 102 ज़्यादा हो गए तो 5 पर गया, 17 पर 85, यहाँ पर ये बचे 15, फिर वापस से 0 उतार लिया तो कितना आया 17 8 136, 17 8 136, क्योंकि 17 में 153 ज़्यादा हो जाएगा तो 136 घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचा 14, वापिस से 17 8 136 फिर से आ गया, यहाँ पर ये 4 बचा, 17 1 17 दूनी 34, यहाँ पर कितने बचे 4। अब सुनिए फिर से कितना आया 17 दूनी 34, सॉरी मैंने गलती से 36 लिख दिया। यहाँ पर ये 6 बचे, तो 17 3 51, 17 चौका 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार आएगा, 17 3 51, यहाँ पर ये बचे 9, 17 5 85, 5, 17 दूनी 34, 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा तो ये 2 आएगा और 17 दूनी 34। अब घटाएंगे तो कितना बचा 16, 17 नाम 153, 7, 17 चौका 68, 2, 17 एकम 17, 3, वापिस से 17 एकम 17, 3 और ये 1, तब ये आ गए 130, 17 7 119, 11 बचे, 17 6 को 102, 8 बचे, 17 चौका 68, 12 बचे, 17 6 को 102, 17 7 119, 1 बचे। अब देखो यहाँ पर जो हमने शुरुआत में 1 लिया था ना वही वापस से 1 आ गया। अब अगर हम इसको और आगे करेंगे तो ये ही अंक हैं वो वापस से शुरुआत होने शुरू हो जाएंगे, यानी इनकी शुरुआत फिर से हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। अब पुनरावृत्ति खंडों में अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं वो गिन करके हम लिख दें। पहले तो इसका उत्तर हम अलग से, ये तो क्योंकि रब का काम हो गया तो पहले तो इसका उत्तर कितना हो गया वो लिख देते हैं 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6
4 7, और इन सभी क्योंकि ये लगातार वापस आ रहे हैं तो इन सभी के ऊपर बार दे दिया। ठीक है, अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। आप चाहो तो ये उत्तर लिख करके भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर लिख भी सकते हो। 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 का है। इसमें दिया है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अन्य एक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए? तो इसके मतलब कई सारे आपको उदाहरण हैं वो लिख देने हैं। तो ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था समझाते समय कि देखो दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जब हर के जो भी संख्या दी हुई हो उसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो वह 2 की घात में हो, 5 की घात में हो या 2 और 5 दोनों की घात में हो, वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऐसी आप अनेकों परिमेय संख्या वो ले सकते हो। यहाँ पर ये लिख दोगे। क्या लिखना है कि Q के रूप में जो संख्या या अंक लेते हैं वह अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात 5 की घात अथवा इन दोनों की घात के रूप में विभाजित होने पर उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और उदाहरण कोई भी जैसे आप लिख सकते हो, जैसे 1/2 भी लिख सकते हो, 15/20 भी लिख सकते हो। यानी कि आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो हर है उसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो वो सिर्फ अकेले 2 की घात 5 की घात या इन दोनों की घात। आप चाहो तो ये जो भाषा मैंने लिखी है इसकी जगह पर आप 2 की पावर m या 5 की पावर n अथवा 2 गुणा 5 की पावर mn यहाँ पर इस रूप में भी के रूप में हर होने पर दशमलव प्रसार शांत होगा, ये ले सकते हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। समझ में आ गया ना? अब प्रश्न नंबर 7 का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर 15/100 भी लिख सकते हो, 35/100 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, या जैसे 11/500 भी लिख सकते हो। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल लिख लेना। 7 का प्रश्न है, ऐसी 3 संख्या लिखे जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अब अनावर्ती यानी बार बार रिपीटेशन, तो आप शुरुआत से ही लिख लेना। जैसे 0.101, फिर यहाँ पर एक बार है, अब 2 बार लिख देना 0, फिर ये वापस है, अब 3 बार लिख देना। ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे दूसरा जैसे यहाँ पर 2 से शुरू करें तो यहाँ पर ये 2 बार, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही अगर 3 का करना है तो 3.1 फिर ये आ जाएगा, वापस ये 3 लिख देना। यहाँ पर देखो मैंने रिपीट के लिए 1 ही लिख दिया, आप 2 लिख देना ताकि वो लिखने में भी आपको आसानी रहती है। यहाँ पर ये अगर 3 यहाँ पर जैसे 2 ले लिया तो यहाँ पर 3 ले लो, यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर ये 4 बार आ जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है। ऐड प्रश्न नंबर 8 का, इसमें है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें देखो पहले हम इनका दशमलव प्रसार है वो निकाल लेते हैं, जैसे दोनों का 5/7 का भी और 9/11 का। तो 5/7 का देखो रफ में आप निकाल लेना। जैसे 5 में 7 का हम भाग देंगे, नहीं जाएगा, ये दशमलव लगाया, 7 तो 7 49, ये 1 बचा, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो गए, 7 एकम 7, ये 3, फिर ये 0 तालिया, 7 चौक 28, फिर वापिस ये 2, फिर ये आ गए 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56। अब यहाँ पर ये 56 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, 7 5 35। अब देखो ये वापस से 5 पर ही आ जाएगा ना भाई, 35 आ गए। ठीक है, तो वापस से ये 5 ही बचा, अब 5 ये वापस से रिपीट हो जाएगा, यानी इसका दशमलव प्रसार है 5/7 का दशमलव प्रसार है वो कितना आ गया, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो 5/7 बराबर 0.14285 ऊपर बार, यानी कि ये लगातार आता जाएगा। ऐसे 9/11 का भी आप रफ में निकाल के देख लोगे भाई, 9/11 तो इसमें भाग नहीं जाएगा, 0 लगाया, दशमलव लगा लेते हैं, 1 0 उतार लिया है, 11 8 88, 2 बचे, अब 11 कम 11, वापिस से 9 11 8 88, 2, फिर ये वापिस से, यानी कि यह प्रक्रिया है ये लगातार ऐसे चलती जाएगी, यानी कि 9/11 बराबर आ गया 0.818181 ऐसे चलता जाएगा। इसको भी हम 0.714285 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो इनके बीच में हमें 3 अलग अलग परिमेय संख्या, यानी कि 0.7 से बड़ी होनी चाहिए और 0.8 के बीच में होनी चाहिए, तो ऐसी अपरिमेय संख्या है वो 3 हमें लिख देनी है। तो अभी इन दोनों के बीच में आप कोई भी, जैसे आंसर के तौर पर आप 3 अपरिमेय संख्या में पहली जैसे हम लिखें 0.75, फिर 0, फिर 7 5 2 बार 0, फिर 7 5 3 बार 0, ऐसे आप करते जाओगे। ठीक है। ऐसे देखो दूसरी है वो 0.76 ले लेंगे, यहाँ पर ये 2 बार 0 आ गया, फिर 7 6 3 बार 0 कर देंगे, फिर 7 6 ऐसे लिखते जाएंगे। ऐसे फिर अगला है 0.77 ले लेंगे, क्योंकि 0.8 से कम होनी चाहिए, तो 0.77, फिर 0 7 7 0 0 7 7, फिर 0 0 0 7 7 ऐसे लिख लोगे। ठीक है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए बीच का जो है भाई, ये जो संख्या दी हुई है इसका दशमलव प्रसार कितना है और इसका कितना है, इन दोनों के बीच में आपको अपरिमेय संख्या है 3 पूछी और 3 अलग अलग लिख देनी। ठीक है। अब प्रश्न आ गया नंबर 9 का। 9 का जो क्वेश्चन है इसमें देखो, बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय के लिए, जैसे मैंने परिमेय और अपरिमेय के लिए आपको पहले बताया था भाई, परिमेय संख्या
परिमेय संख्या कौन सी होती है जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q है वो 0 नहीं है। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या दशमलव के लिए आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज के शुरुआत में ही कि अगर कोई भी संख्या जिसका दशमलव प्रसार है वो लगातार चलता जाए और अंक बदलते जाएं, वो अपरिमेय की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे 0.7, 5, 3, 2, 1, 4, 5, 7 ऐसे मतलब अलग अलग है, वो चलते जाएं, ठीक है, अलग अलग, तो वो अपरिमेय संख्या है। साथ ही साथ रूट वाली, जब ये जिनका हल नहीं निकलता हो, जैसे अगर रूट 25 हो तो वो तो क्या है, इसका हल निकलता 5 आ गया तो वो तो परिमेय की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन जिनका हल नहीं निकलता वो अपरिमेय होता है। और साथ ही साथ पाई, यानी कि अपरिमेय की कैटेगरी में ये 3 आ जाएंगी। रूट वाली जिनका हल नहीं निकलेगा, पाई, और साथ ही साथ अनुसानी अनावर्ती, यानी कि पुनरावर्ती नहीं हो दशमलव में अलग अलग अंकों, वो अपरिमेय। बाकी सभी क्या आ जाएंगी, परिमेय। परिमेय में जैसे कोई भी संख्या हो वो आ जाएगी परिमेय संख्या, ठीक है ना, जैसे 5, 7 ये हैं, ये परिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाएंगे। या P बटे Q के रूप में हो, जैसे 5/15 हो ये। और साथ ही साथ अगर दशमलव में दी हुई हो तो दशमलव का जिनका प्रसार शांत हो या अनुसानी आवर्ती के रूप में हो, यानी पुनरावृत्ति अगर उन अंकों की हो रही हो तो वो परिमेय की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसी आधार पर हम प्रश्न नंबर 9 का जो पहला है इसमें देख लेते हैं भाई, रूट 23 वर्ग मूल 23। अब रूट 23 है, वो 25 का तो 5 निकलता है लेकिन 23 का नहीं निकलता, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे ही देखो नंबर 2 का है रूट 225। अब रूट 225 का हम निकाल के देखते हैं, तो ये तो देखो 225 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 5 से अगर हम भाग दें, 5 चौक 20 और 2 बचे 25। अब वापस से 5 से करेंगे तो 9, फिर 3 से क्या 3, फिर 3 से क्या 1, यानी कि यहाँ पर ये आ गया 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब अगर रूट में दिए हो, रूट से अगर बाहर निकालना हो तो एक एक जोड़ा हो बना लेते हैं, तो 5 का 1 आ जाएगा और ये 3 का आ जाएगा, यानी आपका आ गया 15। तो रूट 225 आंसर क्या 15। अब 15 क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर सेकंड वाला है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। रूट 225 क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे नंबर 3 का है 0.3796, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि दशमलव प्रसार इसका क्या शांत है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। नंबर 4 का 7.478478। अब देखो इसमें दशमलव का जो प्रसार हो रहा है आगे चलता जा रहा है, लेकिन इसमें देखो अंकों की पुनरावृत्ति ना होकर के, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर देखो इसमें अंक हैं वो बार बार में आ रहे हैं। अब अगर इनको हम हटाएंगे, इनका अगर हल करेंगे, तब जो संख्या आएगी वो तो परिमेय की कैटेगरी में आएगी, लेकिन यहाँ पर देखो ये वापस से लगातार चलता जा रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, अपरिमेय की कैटेगरी में आ जाएगा। अपरिमेय यानी कि वो लगातार चलता जा रहा है। अब लास्ट वाला देखो 5 का है 1.101001 0001 00001, ये ऐसे। तो ये तो देखने से पता चल रहा है भाई अपरिमेय है, यानी अपरिमेय और परिमेय के लिए बस आप ये ध्यान में रख लेना कि रूट वाली जिनका हल नहीं निकलता हो, साथ ही साथ अगर लगातार चलती जा रही हो तो वो, और पाई, ये सब तो क्या है, अपरिमेय में है, और बाकी के परिमेय में आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी प्रश्नावली 1.3 है वो पूरी हो गई। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको NCERT की जो बुक्स हैं इनके हर एक जो प्रश्नावली है इसके प्रत्येक प्रश्न के साथ
इसी चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। अपने साथियों को भी इसके बारे में बता देना ताकि आप अच्छे से मैथ है उसकी तैयारी कर सको।